जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएम विच हैज़ बिन कंपोज्ड बाई बच्चों जॉन डन। जॉन डन के द्वारा ये पोएम कंपोज किया गया है। तो इसमें बेसिकली मैं एक छोटा सा समरी देता हूँ, फिर मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा। इसमें जो जॉन डन होते हैं बच्चों, उनकी एक बिलविड होती हैं, प्रेमिका होती हैं, और ये अपने बिलविड से बहुत प्यार करती है। और ये बिलविड में उनकी वाइफ भी हो सकती है, फ्रेंड नहीं, याद रखना। या तो ऑप्शन में बिलविड देगा, पूछेगा, या तो वाइफ। तो ये जो बिलविड होती है उनको ये बहुत प्यार करते हैं। और ये चूंकि जॉन डन जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन होते हैं। ठीक है। ये इन्हें पूरा आइडिया है, ये जॉन डन को पूरा आइडिया है कि एक ना एक दिन हम दोनों बिछड़ेंगे। कब? जब हमारी मौत आएगी, जब हमारा अंतिम दिन आएगा। तो ये पहले से ही ना कहीं ना कहीं रिहर्सल करके, प्रैक्टिस करके रखना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम आदत डाल लो रहने का। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये बहुत ही लव्स दिस लेडी अलॉट, ही लव्स हिज वाइफ अलॉट, है ना। और ऐसे में उनकी वाइफ, एक्चुअली ये एक प्लानिंग करते हैं। जॉन डन एक प्लानिंग करते हैं बच्चों कि मुझे एक दूसरे कॉन्टिनेंट में, बेसिकली ये इंग्लैंड, इंग्लिश के पोइट है, इंग्लैंड में रहने वाले थे ये, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और यहाँ से वो जर्मनी शायद जाते हैं। और चूंकि वो एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे, जिसके कारण ये जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही सैड थी, उदास थी, रो रही थी, और इनको मना कर रही थी कि आप मत जाओ। बेसिकली जॉन डन जो है, ये जो पोइट हैं, इन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट ऐसे पोइट होते हैं जो लव, हीरोइज्म, करेज को अपने वर्ड्स के रूप में इस तरीके से लिखते हैं ना, जो कि बहुत ही फेमस होता है। बेसिकली बच्चों, ये लव पोइट्री है, और इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। हालांकि समरी मैंने पहले दे रखा है, इसको आप लोग एक बार देखना। तो होता क्या है कि जब ये जाने लगते हैं ना, तो दिस लेडी मीन्स हिज वाइफ इज नॉट अलोइंग हिम टू लीव, और वो रोने लगती हैं। तो ऐसे में ये किस तरीके से समझाते हैं कि मेरे बिना भी रहने का तुम आदत डाल लो। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है, तो आइए हम लोग अब लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, उनकी वाइफ रो रही थी, और यहीं से एक पोएम स्टार्ट होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक बार समरी चूंकि मैंने मेहनत करके बनाया था बच्चों, तो एक बार आप लोग देख लेना, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको आसानी से बन जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है? मेरी प्यारी लव, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किन्हीं को करते हैं ये, सबसे ज़्यादा किन्हीं को ये प्यार करते हैं, तो वो कौन है प्यारे बच्चों? वो है उनकी बिलविड, उनकी वाइफ जॉन डन। हु हैज़ कंपोज दिस पोएम प्यारे बच्चों? जॉन डन। आप इस बात को याद रखोगे। तो आई डू नॉट गो, हालांकि गो का स्पेलिंग ऐसे क्यों दिया, तो मैं एक वर्ड लिखता हूं, इसको अच्छे से समझना। आर्केइक वर्ड्स होते हैं कुछ बच्चों। आर्केइक वर्ड्स का मतलब पहले की इंग्लिश में ना कुछ वर्ड्स यूज किए जाते थे, जो आज मॉडर्न इंग्लिश में वो सारे वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे देखो, एक वर्ड है दाऊ, एक वर्ड है दी, एक वर्ड है दाई, दाऊ दी दाई, एक दो और वर्ड है दाइन भी कहीं कहीं रहता है। तो दाऊ का मतलब होता है यू, दी का मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस में, दाई का मतलब योर होता है पॉजेसिव केस में। तो अब सिर्फ यू और योर, योर्स ही यूज होता है, दाऊ दी दाई तो हटा दिया। लेकिन आप याद करो प्यारे बच्चों कि पहले के भी कुछ पोएम्स में, पुराने पोएम्स में दाऊ दी दाई का यूज होता है। उसी प्रकार गो ही है ये, लेकिन चूंकि ये आर्केइक वर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब ये यूज किए हैं जॉन डन, चूँकि वो आम तौर पर ना 16 सेंचुरी के थे, मतलब 1500, इस 1500 समथिंग ईस्वी से लेकर के इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इंग्लिश में।
तो अब चूंकि इतने पुराने सदी के थे तो कहीं ना कहीं वो आर्केइक वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो ये बताते हैं स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी लव, सबसे ज़्यादा मैं तुमको प्यार करता हूँ। आई डू नॉट गो को मैं एक लाइन में लिखूँ तो ऐसे समझो, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। यदि मैं जर्मनी जा भी रहा हूँ, मैं दूसरे कंट्री जा भी रहा हूँ, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। ये जो प्यार है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं इतना वो प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, और उनकी वाइफ इनको इतना प्यार करती है कि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होना चाहते। और हालांकि ये लव पोएम ही है जिसमें कैसे एक दोनों का इंटीमेसी को दिखाया जाता है। लाइन बाय लाइन चलते हैं प्यारे बच्चों, समझना और लास्ट तक बने रहना बच्चा, ठीक है। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी लव, आई डू नॉट गो मीन्स आई एम नॉट गोइंग, मैं जा नहीं रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, वियरनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, यहाँ पर दे दिया है बेटा टायर्डनेस, मतलब मैं तुमसे उब नहीं गया हूँ, मैं तुमसे थक नहीं गया हूँ जिसके कारण मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इसलिए नहीं, आई एम नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ योर वियरनेस, क्योंकि टायर्डनेस मैं थक चुका हूँ तुमसे। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस व्यू से जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मुझे इस दुनिया में मिल जाएगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, ये डाई का मतलब ऐसे रंगना होता है, लेकिन ये डाई फिर आर्केइक वर्ड से जिसका मतलब है यहाँ पर बच्चों ये डाई। चूंकि हम लोग को कभी कभी ना कभी अंत में तो मरना ही है ना। सो इट इज़ बेस्ट, ये अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ, यहाँ सेल्फ को सेल्फी टाइप दे दिया, हालांकि आ ही रहता तो टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों समथिंग डन टू अम्यूज, जेस्ट से जेस्टर बना जोकर को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़े से मज़ा लेने के लिए 10 बाई फेंट डेथ्स टू डाई, ताकि हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर ले, रिहर्सल कर ले एक दूसरे से दूर होने का। एक प्यारे बच्चे एक मैं बात बोलूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे जानते होंगे थोड़ा सा पर्सनली उन्हें पता होगा कि आजकल जो मेरी वाइफ है मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, थोड़े से पर्सनल में हो गया हूँ, सॉरी इसके लिए, बट कहीं ना कहीं ये पोएम उसी से रिलेटेड है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आज के डेट में वो पुलिस में है और मैं एक टीचर हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं फ़िलहाल मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूँ। तो वो जो ग्रीफ है, वो जो सेपरेशन है, वो मैं फ़ील कर सकता हूँ उनके लिए, और शायद वो भी बहुत फील कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही हम लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि जो प्यार होता है ना, वो सेपरेशन के बाद ही पता चलता है कि उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए यहाँ तक तो क्लियर है कि वो पहले से रिहर्सल करना चाहते हैं कि जब डेथ भी आ जाए तो हम लोग को पहले से यूज्ड टू हम लोग रहें, एक दूसरे के साथ ना रहने का मतलब थोड़ी दूरी हम लोग को। देखो अचानक ये कोई मर जाए और दोनों साथ रहे, हमेशा से साथ रहे, और अचानक कोई चला जाए तो ज़्यादा दुख होता है। थोड़ा 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 दूरी बना कर रखोगे तो तब कोई चला जाए तो एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब है ना, जोर का झटका हाई जोरों से लगा हो जाएगा। चलिए हालांकि ये एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है, बट इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसके राइम स्कीम पर आए तो गो पहली बार आ रहा है तो ए, राइम स्कीम पूछ देता है दी डिफरेंट। राइम स्कीम जानने के लिए हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं बेटा, तो इसका राइम स्कीम पूछेगा ना, तो आप बताइएगा गो पहली बार। राइम स्कीम जानने के लिए हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखा जाता है, तो इसका लास्ट वर्ड गो है, पहली बार बोल रहे हैं तो ए। दी डिफरेंट लग रहा है तो बी। गो सो, गो सो कहीं ना कहीं सेम टाइप लग रहा है तो ए कर देते हैं। दी मी बी टाइप लग रहा है तो बी। तो 4 लाइन की बात करें तो यहाँ तक राइम स्कीम ए बी है। अब चलते हैं आई। आई पहली बार हो रहा है तो ए। बेस्ट बी, बेस्ट और जेस्ट बी ही लग रहा है, और आई और डाई ए जैसा लग रहा है, तो दूसरा जो इसका पार्ट है यहाँ से जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए। हालांकि राइम स्कीम इतना कॉम्प्लिकेटेड करके तो नहीं पूछेगा। चलिए कुछ और फिगर ऑफ स्पीच की यदि आप लोग बात करें बेटा, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, तो आप लोग बताना, कमेंट करके बताना इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच छिपा हुआ है। ठीक है, मेरा इंतज़ार रहेगा। चलिए हालांकि इस एक्सप्लेनेशन को बेटा एक बार देख लेना, और आप लोग कम से कम नोटबुक रखो, है ना, तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ लगे तो आप लोग लिखना। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। यस्टर नाइट, अब पोइट बताते हैं, जॉन डन बताते हैं अपने वाइफ को कि पिछली रात, है ना, यस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात।
अच्छा एक मज़ेदार बात बताऊं, यस्टर नाइट का मतलब पिछली रात, और यस्टर डे का मतलब पिछला दिन। तो भाई यस्टर यस्टर मॉर्निंग का मतलब पिछली सुबह हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल। यस्टर आफ्टरनून का मतलब पिछली दोपहर हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग ये सब वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, हालांकि करना चाहिए। पोइट भी यस्टर नाइट यूज किए, लेकिन हम लोग बस टुडे टू नाइट यूज करते हैं, यस्टरडे यस्टर नाइट तो बहुत कम ही यूज करते हैं। अब देखना बेटा क्या होता है, समझना। यस्टरडे, सॉरी यस्टर नाइट द सन, यहाँ पर सन इसी सन को बताया गया, वेंट हैंस, कल रात सूर्य चला गया। एंड येट हियर टुडे, येट इज हियर टुडे, और देखो आज फिर आ गया। इसका मतलब सूरज जब जाता है तो वापस भी आता है। तो मेरी प्यारी प्रेमिका, मेरी विलावेड, मैं चूंकि जा रहा हूँ तो मैं भी वापस आऊँगा। जिस प्रकार सूर्य जब सनसेट होता है तो सनराइज भी होता है, तो मैं जा रहा हूँ तो मैं वापस भी आऊँगा। जब वो वापस आता है सन, तो ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, सूर्य के पास कोई डिजायर या सेंस नहीं होता कि हमें आना है तो क्यों आना है। नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे, इसका मतलब प्यारे बच्चों याद रखना कि देन फियर मी नॉट, मतलब वो कहीं ना कहीं नाइदर ही हैज़ द डिजायर नॉर हैज़ द सेंस और नॉर एनी रिलेटिव और नियर वन अंडरस्टूड, जिसके कारण वो मोटिवेटेड हो आने के लिए सन सन सन। लेकिन मैं तो भाई, मेरे बारे में तुम फियर मत करना, नेवर फियर अबाउट मी, मैं तो आऊँगा ही, बट बिलीव दैट आई सेल मेक अ स्पीडियर जर्नी। जितना तेज़ी से सूरज जाता है और वापस आता है ना, उससे ज़्यादा जल्दी मैं वापस आऊँगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स दैन ही। स्पर्स का मतलब होता है बेटा मोटिव। सनलाइट की कोई प्रेमिका तो नहीं कि वापस वो फिर भी आ जाता है। मेरे पास तो आप हो मेरी विलवेड, मैं जब जाऊंगा तो दोबारा ज़रूर आऊँगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। और ये कहीं ना कहीं उनके लव को बताता है। मैं इसके लाइन को पढ़ लूँ थोड़ा सा तो समझना बेटा। द पोइट एक्सप्लेन्ड टू हिज वाइफ दैट लास्ट नाइट द सन वेंट एंड द डार्कनेस अपीयर्ड, चला गया फिर डार्कनेस हुआ, बट इट केम बैक अगेन, लेकिन अगले सुबह ये फिर से आया, द नेक्स्ट मॉर्निंग विद अ न्यू मॉर्निंग लिविंग द डार्कनेस एंड सैडनेस बिहाइंड, बट the sun neither had any desire nor sense. So the poet explained to his wife that if the sun could complete his long journey, यदि सूरज अपने लंबे जर्नी को कंप्लीट करके फिर से वापस आ सकता है, then so could the poet, पोइट भी आ सकते हैं। पोइट यूजेज द सन एज अ मेटाफर, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज किया गया है टू कंपेयर हिज जर्नी एंड द मूवमेंट ऑफ द सन। द पोइट वांटेड हिज वाइफ टू ट्रस्ट हिम, पोइट चाहते थे अपनी पत्नी को कि वो ट्रस्ट करे एंड नॉट टू गेट अफ्रेड, और बिल्कुल वो भयभीत ना हो। द पोइट थॉट ही वुड कंप्लीट अ शॉर्टर जर्नी, वो जानते थे कि मैं जल्दी जाऊंगा और वापस और भी ज़्यादा तेज आऊँगा, सन से भी ज़्यादा तेज आऊँगा। इसके लिए वो आप मेरी स्वीटेस्ट वाइफ, चिंता तो बिल्कुल ना करो। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं यहाँ तक। ओ हाउ फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक बच्चों, और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। हाउ फीबल इज मैंस पावर, पोइट बताए हैं कि मैंस, अच्छा एक्सट्रैक्ट से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इसीलिए लाइन बाय लाइन जानना जरूरी है बेटा। हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी का जो पावर होता है वो कितना कमज़ोर होता है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल्स, जब उसके समय अच्छा चलते रहता है, भाग्य अच्छा साथ देता है, तो कैनॉट ऐड मोर आवर, लेकिन आदमी में इतना क्षमता तो नहीं होता है कि वो कुछ और अच्छे पल को जोड़ ले और अच्छे पल को बढ़ा सके। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जब पिछला समय बीत चुका है उसको वापस से रिकॉल कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है, ला सकता है। बट कम बैड चांस, और यदि बुरा समय उनके पास आता है तो वी ज्वाइन, ज्वाइन देखो कैसा स्पेलिंग दिया, ये ओल्ड वर्ड ज्वाइन का है, टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग उस खराब समय को और जोड़ देते हैं और ख़राब बनाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसको में हम लोग और बढ़ा देते हैं, लेंदी बना देते हैं। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। इसका मतलब प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारी लाइफ में खुशियाँ आती है ना, तो खुशियाँ इन्जॉय तो करते हैं, लेकिन कभी भी हम उस खुशियाँ को बढ़ा नहीं पाते हैं। जितना दिन तक खुशी मिला ठीक है, लेकिन जब हमारे लाइफ में सैडनेस आती है ना, दुख आते हैं ना, तो हम लोग दुख को इतना सोच सोच कर और दुखी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो दुख कट ही नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है और तंग कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ। चलिए अब चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार बेटा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैंने बता रखा है तो एक बार आप जब इसके लाइन बाय लाइन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए,
अब इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं अगले अगले स्टैंजा के। व्हेन दाउ, दाउ का मतलब बेटा पुराने वर्ड्स यू। एक एक चीज़ तुमको पता है ना कि यदि कोई पूछे बेटा आपसे कि यू के साथ आर क्यों लगता है, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, मैं एक की बात कर रहा हूँ, तुम ही मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड क्यों करेंगे? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ ना कि तुम मेरे दोस्त हो, एक ही हो ना तुम। तो यू इज माई फ्रेंड क्यों नहीं हुआ, यू आर क्यों हुआ? क्योंकि यू प्लूरल है, इसीलिए हमेशा आर आता है। तो इसका सिंगुलर क्या होता है बच्चों? दाऊ। तो दाऊ कैसा वर्ड है? तो ये आर्गेइक वर्ड है, ओल्ड वर्ड है, जो पहले के पोएम्स में यूज होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दाऊ इज माई फ्रेंड। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब चलिए, तो बोलता है व्हेन यू साई, जब तुम लंबी ब्रीदिंग लेते हो, साई ये करते हो, तो यू साई नॉट विंड, तो सिर्फ तुम हवा नहीं ब्रीद करती हो, बट साइस्ट माई सोल अवे, तुम मेरा दिल लेकर चली जाती हो। जब तुम रोती हो तो मेरा दिल भी रोता है, जब तुम श्वास लेती हो तो तुम सर हवा इनटेक नहीं करती हो, तुम मेरा दिल भी लेकर जाती हो, इतना मैं तुमको प्यार करता हूँ। वेन यू बेपेस्ट, और जब तुम रोती हो। अनकाइंडली, काइंड यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है ना बच्चों, वो ऑक्सीमोरन है, थोड़ा सा डीप ये फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें टू जस्ट अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ऑक्सीमोरन में कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं बच्चों? टू जस्ट अपोजिट वर्ड्स। अनकाइंडली, काइंड, अनकाइंडली उनको क्यों लगता है बेटा? जब वो रोती है तो अनकाइंडली इसीलिए होता है, अनकाइंड इसीलिए लगता है, उन्हें लगता है मैं टूट जाता हूँ जब भी, और कमज़ोर हो जाता हूँ जब मेरी वाइफ मेरे लिए रोती है, तो और कमज़ोर हो जाता हूँ, तो ये अनकाइंड होता है। और जब वो उनकी वाइफ रोती है तो काइंड कब फील करते हैं? तो उन्हें जब काइंड तब फील करते हैं जब लगता है कि कोई तो है मेरे मेरे पर रोने वाला, मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करने वाला। तो चूंकि एक्सट्रीम प्यार को भी दर्शाता है उनके वीपिंग, उनकी वाइफ का रोना, तो ये काइंडनेस को दर्शाता है। और जब वो टूट जाते हैं अपनी वाइफ के रोने के कारण, तो वो अनकाइंडनेस को दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। माई, और जब तुम रोती हो मेरी वाइफ, तो माई लाइफ्स ब्लड डज डिके, ये डथ का मतलब यहाँ पर डज है, इसका मतलब मेरा खून भी जलता है, मेरा खून भी डीके होता है, सड़ता है, मेरा खून भी सूख जाता है जब तुम रोती हो। तो इट कैनॉट बी, यही वाला भी मतलब यहाँ पर प्लेजर से रिलेटेड वर्ड दिया है ना, दैट इट कैनॉट बी सो ग्लैड दैट यू लव्ड मी, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, एंड यू सेस्ट सो, तुम तो बोलती हो भी ना, इफ़ इन दाइन, दाइन का मतलब योर्स होता है, माई लाइफ यू वेस्ट, और यदि तुम मेरे लाइफ, चूँकि थोड़े ये आर्केइक वर्ड्स है बेटा, तो डिकोड करना ही इंपॉर्टेंट होता है। दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। द पोइट एक्सप्रेस्ड हिज ऑन अनहैप्पीनेस, वो नाखुशी को बताते हैं, एट हिज लवर सैडनेस, चूँकि उसकी लवर, उसकी विलवेड जो है बहुत सैड है। तो ही सेड, वो पोइट जॉन बताते हैं कि व्हेन हिज लवर ब्रीथ्ड, जब उनकी प्रेम का सांस लेती है, तो शी वॉज नॉट ओनली ब्रीदिंग इन एयर और ऑक्सीजन, बट इन स्टीड शी वॉज ऑल्सो टेकिंग द पोइट सोल अवे, वो पोइट का दिल भी लेकर चली जाती थी जब वो रोती थी। तो ही डिस्क्राइब्ड हाउ वाइल शी वॉज वीपिंग, और जब भी वो रोती थी, शी वॉज हर्टिंग हिम, उनको बहुत चोट पहुंचता था। द क्राइंग ऑफ हिज वाइफ वॉज बोथ काइंड एंड अनकाइंड, उनकी वाइफ जब रोती थी तो ये काइंड भी होता था और अनकाइंड भी होता था, अच्छा भी था और ख़राब भी था। कैसे? द रीज़न वाई ही यूज द वर्ड काइंड, बिकॉज ये मैंने बता रखा है बेटा कि हर क्राई सोड हर लव, रोती थी तो उनका प्यार बताता है टूवर्ड्स द पोइट एंड पेन ऑफ देयर सेपरेशन, बट एट द सेम टाइम वॉचिंग हर क्राई, उनको रोता देखना, किल्ड द पोइट बिट बाई बिट, पोइट को धीरे धीरे करके मार देता था जब भी वो मतलब टूट जाते थे पोइट, एंड दैट्स वाई दिस वॉज अनकाइंड व्हेन शी क्राइड एंड हर टीयर्स फेल, जब भी वो रोती थी तो ये बहुत अनकाइंड फील करते थे। कौन? हमारे पोइट। द पोइट ऑल्सो सेड दैट हिज ब्लड यूज टू सेड, उनके ब्लड सेड होने लगते थे, ब्लड बिल्कुल सूख जाता था, व्हेन ही वॉच्ड हर क्राई, जब अपनी प्रेमिका को रोते देखते थे, एंड ही आस्क्ड द लवर इफ़ यू लव मी, और वो बोलते थे यदि तुम मुझे प्यार करती हो, एज यू से, तुम बोलती भी हो कि तुम मुझे प्यार करते, देन प्लीज़ डू नॉट क्राई, तुम प्लीज़ मत रो मेरी प्रेमिका, एज हर वीपिंग मेड द पोइट वॉन्ट टू डाई, क्योंकि जब भी तुम रोती हो तो मेरे को ही मरने का मन कर जाता है। सो द पोइट वॉन्टेड हिज लवर नॉट टू वेस्ट हर लाइफ बाई गेटिंग सैड एंड क्राइंग ऑल टाइम, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर द पोइट एज वेल एज हिज लवर। कितना प्यार, कितना इंटीमेसी, कितना बॉन्डिंग, कितनी ज़बरदस्त
क्लोज बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप को बताया गया है दोनों के बीच में, कि वो रोते नहीं देखना चाहते हैं पोएट अपनी प्रेमिका को। आइए इस पैराग्राफ, इस स्टैंजा को समझते हैं। चलिए, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई का मतलब अभी बताया था बेटा योर, और अपनी डिवाइनिंग हार्ट, अपने जो पवित्र हार्ट है, जो दैविक जो तुम्हारे पास दिल है, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे लिए इतना, मुझे इतना बुरा मत फील करवाओ, सोचने पर मजबूर मत करो। डेस्टिनी मे टेक योर पार्ट, और भाग्य को जो होना होगा वो अपना काम तो करेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जब तुम डरेगी तो ये अपना कुछ फुलफिल, वो डर को और ज़्यादा फुलफिल करेगा। बट थिंक दैट वी आर बट टर्नड असाइड टू स्लीप, हम लोग जब साथ सोते भी हैं और अलग अलग भी एक दूसरे को, मतलब एक तरफ मुड़ी जिसको बोल सकते हो अपना सर करके इधर तरफ सो रहे, दूसरी तरफ तुम सो रही होगी, फिर भी दे नो दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो दोनों प्रेमी और प्रेमिका जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, नेवर पार्ट बी का मतलब फिर यहाँ पर बता रहे हैं रिक्वेस्ट, मतलब पार्टेड, इसका मतलब होता है ना कि जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, एक दूसरे से कभी वो लोग अलग नहीं होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखना बेटा इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट तक बने रहना। बहुत मेहनत से पीपीटी भी बनाते हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है। इतना करने के बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बन जाएंगे बच्चों। इसमें थोड़ा फास्ट में पढ़ रहा हूँ, समझना आप लोग। द पोइट वॉज रेफरिंग टू हिज बिलवेड वाइफ्स हार्ट एज डिवाइन, वाइफ के हार्ट को डिवाइन बताया गया, दैविक बताया गया है पोइट के द्वारा, हेवनली एंड प्योर बताया गया है। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट हिम एंड हिज डिपार्चर थ्रू हर डिवाइन हार्ट। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रेमिका को बोलते हैं कि पॉजिटिवली सोचो मेरे बारे में और मेरी डिपार्चर के बारे में अपने हार्ट से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो लंबे समय के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। The poet also wanted his wife not to bring any bad thought, बुरा सोच कभी मत लाना about him and their parting situation, हम लोग कभी अलग हो ही नहीं रहे हैं, because sometimes destiny could play its part, कभी कभी भाग्य अपना रोल निभा देता है। The most fearful thought in their mind they are afraid of could come true, और कभी कभी जब तुम बुरा सोचती, जानते हो एक मेरे दोस्त थे, मैं प्रयागराज में जब पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोला कि सर कभी भी अपने मौत पर ना कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं लाना, क्योंकि दिन भर में एक बार माँ सरस्वती हमारे मौत में आती है और उसको ट्रू करके जाती है। तो बेटा जब भी बोलो तो पॉजिटिव बोलो, सोचो तो पॉजिटिव सोचो, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस और ऐसा ही कुछ जॉन डन अपनी वाइफ को समझाना चाह रहे हैं। सो द पोइट सजेस्टेड दैट हिज वाइफ शुड थिंक दैट दे वर टुगेदर एवरी डे एंड नाइट, इवन व्हेन दे वर स्लीपिंग टुगेदर, जब भी वो लोग साथ भी सो रहे होंगे तो सी शुड एज्यूम, उसको समझना होगा, दैट दे वर जस्ट फेसिंग देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पीठ की तरफ होकर के सोए हुए थे अलग भी, लेकिन फिर भी ही लेफ्ट हर विद द इनकरेजमेंट दैट टू पीपल हुज लव वॉज देयर लाइफ ब्लड, वेरी लाइफ ब्लड कुड नेवर बी पार्टेड, दो प्यार करने वाले जिनका खून ही जब एक जैसा बिहेव करने लगता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए जीता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझता है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। एंड दे वेर ऑलवेज टुगेदर इन स्पिरिट, दे वर कीपिंग वन अनदर अलाइव थ्रू देयर लव, और दो प्यार करने वाले एक दूसरे को बिल्कुल जिंदा रखते हैं अपने प्यार से। दस द पोएट फाइनली सेड, और लास्ट में कहते हैं देयर लव वॉज इमोर्टल, इन दोनों का प्यार बहुत ही इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो, ही वुड ऑलवेज बी विद हिज बिलवेड वाइफ, वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इफ़ ही वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देन हिज सोल एंड दिस लव वुड ऑलवेज बी अलाइव इनसाइड हिज वाइफ साइड, यदि मैं फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं रहूँगा ना तो मेरा जो लव है, जो मेरा जो सोल है, वो आप ही के पास हमेशा रहेगा मेरी बिलवेड, इसके लिए तुम चिंता मत करना। और इस तरीके से ये पोएम कंप्लीट होता है। बेटा अभी भी बने रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने लाया है देखना, और लास्ट तक बनना। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं।
वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड, वो अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? तो आंसर है बेटा, द पोइट वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड, इस कारण नहीं कि वो उब चुके हैं उनसे, अपनी वाइफ से, बट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, लाइफ शॉर्ट है एंड ही हैज़ टू डाई, उसे मरना भी है, तो देयर फॉर ही वॉन्ट्स टू एज्यूम हिमसेल्फ एज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, और थोड़े बहुत रिहर्सल मैं अपना ऐड करूँ प्रैक्टिस करके, वो जस्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से, वट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। ये सब चूंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, तो आप याद करना और मुझे लगता है समझना इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोग अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। द सन डज नॉट हैव डिजायर, सूर्य के पास अपना डिजायर नहीं होता, सेंस नहीं होता, एंड अ लव्ड वन, एक प्रेमिका और प्रेमी नहीं होता, लाइक द पोइट हैज़, पोइट के पास तो था, देयर फोर ही हैज़ नो मोटिव टू कम बैक, इसीलिए सन के पास कोई ऐसा मोटिव नहीं होता वापस आने का, फिर भी आता है, तो भाई पोइट के साथ तो भाई सेंस भी है, डिजायर भी है, उनकी बिलवेड भी है, तो वो कितना मोटिव से जरूर आना चाहेंगे। वट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, स्पीकर की जर्नी मतलब पोइट की जर्नी वापस और ज़्यादा स्पीड में कैसे आएंगे? तो द पोइट हैज़ अ डिज़ायर एंड सेंस, ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, एंड दैट डिज़ायर एंड मोटिव टू सी हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका को देखने का जो डिज़ायर और मोटिव है, वो इसी कारण उनका जर्नी जो है और ज़्यादा स्पीडियर हो जाएगा, तेज हो जाएगा। वट मेक्स अ मैंस पावर फीबल, आदमी का पावर कमज़ोर कब हो जाता है, और कैसे होता है? तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा बताया भी था पोएम में बेटा, कि मैंस पावर इज़ फीबल, कमज़ोर होता है और वीक बिकॉज अ मैन इज़ डिपेंडेंट, आदमी पूरी डिपेंडेंट होता है अपने फॉर्च्यून पर, लक पर, ठीक है ना। वेन अ गुड टाइम कम्स, जब अच्छा समय आता है तो ही कैन नॉट मेक इट परमानेंट, अच्छा समय होता है ना बेटा, सब दिन होत न एक समान, ऑल द डेज आर नॉट द सेम, एंड इवन एड अ फ्यू मोर आवर्स टू इट, नीदर इज ही एबल टू रिकॉल द लास्ट आवर, ही इज़ वेरी वीक एंड कैन डू नथिंग टू कंट्रोल द टाइम। और आदमी इतना कमज़ोर होता है कि, होता है ना, समय बहुत बलवान होता है और टाइम को कोई कंट्रोल तो कर ही नहीं सकता है, ना ही अच्छे दिनों को कंट्रोल कर सकता है लोग, और ना ही बुरे दिनों को कंट्रोल कर सकता है, बस कुछ चीज़ें होती है जो बस फेस ही किया जा सकता है, उसको सामना किया जा सकता है। चलिए, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, लंबी ब्रीदिंग लेने से और रोने से पोइट के जो विलबेड है प्रेमिका का रोना इस स्पीकर को, पोइट को अफेक्ट कैसे करता है? तो साइंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर सोल, हमारे स्पीकर जॉन डन के आत्मा को ही हिला कर रख देता है जब उनकी प्रेमिका रोती है तो, एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, उनका ब्लड भी बिल्कुल सूखने सा लग जाता है, एंड द पोइट बिकम्स वेरी सैड, जब भी उनकी वाइफ रोती है तो ये भी बहुत उदास होते हैं, व्हेन हिज बिलवेड वाइफ साइज, जब वो लंबी सांस लेती है और रोती है, बिकॉज ऑफ हिम इट हर्ट्स हिम, उनको बहुत बुरा लगता है, टू सी हर इन सच अ कंडीशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज द विलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, जो उनकी प्रेमिका है जो स्पीकर्स के लाइफ को किस तरीके से वेस्ट कर देती है? तो वही, द विलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिज लाइफ। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, वेस्ट तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो उस इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेवेंथ इंपॉर्टेंट है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, किस तरीके से दो प्यार करने वाले, है ना, एक गाना है ना, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया, है ना, तो ऐसे में क्या है समझना, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, किस तरीके से लवर्स यूनाइटेड रह सकते हैं? तो लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग वन अनदर, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे को प्यार कर कर ही यूनाइटेड रह सकते हैं। द लवर्स रिमेन यूनाइटेड बाय देयर ट्रू लव, लव इज स्ट्रॉन्गर दैन डेथ, ये तो सही है कि प्यार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डेथ से। द लवर्स में डाई फिजिकली, लवर्स तो फिजिकली मर सकते हैं, बट देयर लव गिव्स देम अ लाइफ फॉर एवर, और ये उनका प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? चलिए, ये कुछ है ना जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो इम्पोर्टेंट है हमने निकाला है, इसको बस फिल इन द ब्लैंक्स कर देना। क्या होगा बच्चों, दिमाग लगाओ आप लोग। द स्पीकर्स बिलवेड साइज अवे, क्या साई करते हैं? तो उनका सोल को साई कर लेते हैं, साइज अवे हिज सोल, SOUL, ठीक है बेटा। आगे, द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज व्हेन हिज बिलवेड, जब क्या करती है उनका लाइफ ब्लड डिके कब होता है? जब इनकी बिलवेड क्या करती है? व्हेन हिज
विलविड जब उनकी प्रेमिका क्या करती है बेटा, रोने लगती है, तब ना उनका पूरा खून सूख जाता है। वेव्स, बिल्कुल। जब हमारे अपने जिनसे आप लोग प्यार करते हो, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, प्रेमी प्रेमिका, वाइफ, बच्चे, तो जब वो रोते हैं तो हम लोग का हालत बिगड़ जाता है। द स्पीकर आस्क हिज बिलवेड नॉट टू फॉर थिंक हिम ऑफ एनी इल, और वो स्पीकर बोलता है कि किसी भी चीज़ों के बारे में बुरा मत सोचो। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, वो प्यार और प्रेमी जो एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे से कभी भी अलग हो ही नहीं सकते, मरने के बाद भी नहीं हो सकते। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा जल्दी से बताना। जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किस तरीके से? तो इसमें ज़्यादा आई का यूज किए हैं ना बेटा अपने लिए, आई का यूज किए हैं। तो आई कौन सा पर्सन में आता है बेटा? फर्स्ट पर्सन में आता है, और आई एक ही है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ए पर जाओगे तुम लोग। आगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है? तो एक लव पोएम है ना बेटा, लव के बारे में बताया गया है। जॉन डन इज वेल नोन फॉर, किस चीज़ के लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी लिखते थे। सोनेट किसको बोलते हैं बेटा? 14 लाइन्स के पोएम को क्या बोला जाता है बेटा? सोनेट बोला जाता है। सटायर व्यंग्यात्मक स्टोरीज लिखने के लिए, सरमन का मतलब उपदेश देने के लिए। ऑल ऑफ दिस, तो आंसर में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बेटा, हालांकि ए भी इंपॉर्टेंट है बट सारी चीज़ के लिए हैं वो, तो डी हो जाएगा। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई का मतलब मैंने बताया था, यहाँ पर डाई का मतलब रंगना नहीं, डाई का मतलब डाई होगा। ऑप्शन नंबर ए डाई सही हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी लव मैं जा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मे बी कम्पेयर्ड विथ शेक्सपियर, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है ना, उसमें भी जो स्टोरी है ना कहीं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में गो जैसा लव स्टोरी को बताया गया, तो ये तो याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन कंपोज किया बेटा? जॉन डन, जो कि इंग्लिश पोएट है ना, इंग्लैंड में वो पैदा लिए थे 16th सेंचुरी में, ठीक है। जॉन डन वॉज द पायोनियर ऑफ, पायोनियर मतलब फर्स्ट टू एक्सप्लोर, सबसे पहले जॉन डन ने किसको एक्सप्लोर किया था? तो मेटाफिजिकल पोइट्री यही लाए थे इस दुनिया में। मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब फुल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिनेटिव चीज़ों को ऐड किए थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सोनेट है क्या? 14 लाइन्स का है क्या? नहीं। ओड है? नहीं। लिरिक है? बिल्कुल लिरिकल बताया गया, बिल्कुल सॉन्ग टाइप ये है। बैलेट तो एक स्टोरी टाइप होता है, किसी की कहानी तो नहीं बताई गई है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बिन एड्रेस्ड टू, किसके लिए लिखा गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डन के सिस्टर के लिए? नहीं बेटा। मदर के लिए? नहीं बेटा। फ्रेंड के लिए? नहीं बेटा। उनकी वाइफ के लिए। वाइफ नहीं रहता तो फ्रेंड चल सकता था, वाइफ है तो आप ऑप्शन डी पर जाओगे। द चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है बेटा, इसीलिए बता रहे हैं, समझना। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा ओकेजन है? तो वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, वो स्पेस ट्रिप पर नहीं, या समुद्री यात्रा वॉयज पर नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जॉन डन हैज़ रिटन द पोएम, जॉन डन ने कैसा पोएम वो उन्होंने लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, एपिटेफ लिखे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जानते हो बेटा एक चीज़, तुम्हारे चैप्टर्स, तुम्हारे बुक में जितने पोएम्स दिए हुए हैं ना, उन सारे पोएम्स का नेम और उनके राइटर, या बोल सकते हो बेटा पोएट का नाम, और मुझे लगता है जितने स्टोरीज दिए गए ना, या जितने चैप्टर्स दिए गए हैं ना, उन सारे चैप्टर्स के ऑथर्स का नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। इससे आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा 12th में। कितना इंपॉर्टेंट है, और बस सामने बुक है, लिखा हुआ रहेगा, याद कर लेना बेटा बस। द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? तो सैड फॉर हिज बिलवेड है। टायर्ड तो बिल्कुल नहीं, उब गए हैं क्या? एंग्री है अपने बिलवेड से, हैप्पी है नहीं, सैड है अपने बिलवेड के लिए कि वो रो रही है। जॉन डन देखो बेटा इंग्लिश पोइट है, 22 जनवरी को जन्म हुआ 1572 में, मैंने बताया था ना 16th सेंचुरी। 1500 से आगे जो भी सेंचुरी हो जाता है वो 16, जैसे 2000 हम लोग 23 में हैं, तो ये 20th सेंचुरी नहीं है, ये 21st सेंचुरी है। उसी प्रकार 1500 कुछ है तो ये 16th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी नहीं है। तो जॉन डन इज़ गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो जर्मनी में जा रहे हैं, और बेसिकली हैं कहाँ के? तो इंग्लैंड के हैं। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन समझते हैं कि क्या? डेथ इज सर्टेन, डेथ सर्टेन है, मौत तो आएगा ही आएगा। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज, लास्ट में एक बने रहना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा बेटा, जो आपको ये चैप्टर ही पूरा अच्छे से समझा देगा,
ठीक है, एक मोरल लेसन इसका मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, उसको वो मैं बताऊँगा, समझना। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑन हिज बिलवेड। वो जाना चाहते हैं इस कारण नहीं कि वो टायर्ड है, मतलब उब चुके हैं अपने प्रेमिका से, इस कारण तो नहीं जाना चाहते हैं। द पोएट जॉन डन इज बेटर दैन, ज़्यादा अच्छा है किससे, तो सन से ज़्यादा अच्छा है ना। सन तो फिर से आता है बिना कोई मोटिव के, इसको बस आ जाता है। और जॉन डन तो वापस इंग्लैंड से जर्मनी जाने के बाद है ना, वो वापस आएंगे तो कुछ मोटिव रहेगा कि उनकी वाइफ से मिलना है, डिजायर रहेगा, होप रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा है पोइट, इन्होंने बताया है, ठीक है। हालांकि सूर्य तो भाई सूर्य है ना। वो डिसिप्लिन सीखना है ना बेटा, तो सूर्य से सीखो कि सुबह में उनको सनराइज होना है तो होना है, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ऐसा डिसिप्लिन आप लोग भी ले आओ ना, कि मुझे हर सुबह अच्छे अर्ली सुबह जाग कर एक्सरसाइज करना और फिर पढ़ाई पर फोकस करना है, बिल्कुल सूरज की तरह डिसिप्लिन, सन की तरह डिसिप्लिन रहो, तो मुझे लगता है आप लोगों को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप पूछेगा आप हैं, तो मैं बता रहा हूँ बेटा, इतना कम उम्र में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के कोचिंग्स में मैंने पढ़ा रखा है, इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा रखा है, तो सक्सेसफुल तो मैं हूँ, है ना। चलिए, जॉन डन और आप लोग के लिए जितना मेहनत है बेटा कर रहे हैं, जॉन डन फील्स दैट, सोचते हैं क्या, कि अ मैन इज़ वेरी होपलेस, और बिल्कुल ये मतलब हेल्पलेस है, लाचार है, ये कुछ कर नहीं सकता आदमी। 18th में बेटा हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, किनको बताया गया है, तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट बताया गया है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन डेथ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जॉन डन खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और 20th में है बेटा, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, है ना, सन सेटिंग देखे हैं यस्टरडे, और डे को काट करके यस्टर ही जोड़ दो, तो यस्टर नाइट मतलब पिछली रात ही वो सनसेट देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में जो मैं बोलना चाह रहा था, इसका एक और जो मोरल लेसन निकल कर आ रहा है, वो क्या निकल कर आ रहा है बेटा, समझना कि वी आर मोर्टल्स, मैन या मेन आर मोर्टल्स, आदमी जो होते हैं वो मरणशील होते हैं, है ना, हम लोग मरणशील हैं, कि हम लोग लाइफ हम लोगों को मिला है तो हम लोग मरेंगे बेटा। तो कहीं ना कहीं वी शुड नेवर बी वेरी मच पैनिक्ड और सैड फॉर आवर डेथ, वी मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट द डेथ। और एक एक मोटिवेशनल लाइन तुम लोग को दे रहे हैं बेटा, लाइफ में हमेशा याद रखना कि 100 साल, 80 साल, 90 साल जीने से और कुछ नहीं करने से ज़्यादा अच्छा है बेटा कि आप 50 ईयर्स ही जियो, 40 ईयर्स ही जियो, और इतना नेम और फेम कमा लो कि पूरी दुनिया आपको रेस्पेक्ट करे। ये लाइफ जीना, एम के साथ जीना, मोटिव के साथ जीना, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, कुछ ये भी बताया गया है यहाँ पर बेटा, और हम लोग को कभी भी पैनिक और सैड नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर, आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंग्लिश विद प्रणव चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, और 12th के जितने सारे बच्चे हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक अगले वीडियो, अगले चैप्टर में आप ही की क्लास का, और डिफरेंट क्लासेस का भी मैं चैप्टर्स अपलोड करता रहूँगा, इसीलिए आप लोग मेरे साथ रहें। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।